हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डे 5 मिशन JOIT 939 पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये कंप्लीट आपकी सीरीज चल रही है जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए या अभी हाल ही के एग्जाम्स में 903 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न लगभग ऐसा ही होगा। इससे थोड़ा सा टफ लेवल का भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस बार पेपर तो क्लियर होगा ही होगा एट एनी हाउ, है ना। तो ये मुझसे प्रॉमिस भी आप करिएगा कि आप बिल्कुल पेपर इस बार क्लियर करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ हम बैच के बारे में भी डिस्कस कर ले। एक परफेक्ट बैच, एक ऐसा बैच जो कि दूसरों से बहुत अलग है, एक ऐसा बैच जो गारंटी करता है कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, एक ऐसा बैच जो एग्जामिनर जो चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन ना हो उसको आपके सिलेक्शन में कन्वर्ट करेगा, है ना। एक ऐसा बैच आपके सामने है जो कि 60+ आवर का बैच है। कंप्लीट बेसिक टिल एडवांस हर एक चीज यहां पर डिस्कस की गई है। सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। बस एक बार मेरी आवाज को अपने कानों तक पहुंचने दीजिएगा। पीडीएफ की मदद से एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करिएगा। दैट्स ऑल। बस इतना ही ये बैच आपसे मांग रहा है। यहां पर आपको पीडीएफ मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज हर एक चीज यहां पर मिलने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है इस बैच से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे वहां आपको बाय लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, रजिस्टर करिएगा, इनरोल करिएगा। उसके बाद जो आप ईमेल आईडी वहां पर देंगे उस ईमेल आईडी पर आपको सारी वीडियोस और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये है बेस्ट बैच, राइट। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश वॉज डेवलप्ड बाय JM जैकवर्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल द टेक्सटाइल लूम। एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था JM जैकवर्ड जी के द्वारा 18th सेंचुरी में, जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते थे टेक्सटाइल लूम को। तो टेक्सटाइल लूम को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? JM जैकवर्ड। देखिए, कंप्यूटर में बहुत फेमस फेमस पर्सनालिटीज हुए हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें चार्ल्स बेबेज, है ना, जिन्होंने मशीन्स डेवलप करी हैं। या फिर अगर हम बात करें आपके एलन ट्यूरिंग, जो कि एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है ना। एलन ट्यूरिंग का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि इनको फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। वैसे ही यहां पर JM जैकवर्ड ने क्या किया था? पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट पर काम किया था। तो सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड वाज डेवलप्ड बाय JM जैकवर्ड। कब? 18th सेंचुरी में, टू कंट्रोल द टेक्सटाइल लूम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विच वॉज डिजाइंड यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी। तो कितनी जनरेशन होती हैं टोटल कंप्यूटर में? 5 जनरेशन। वेरी गुड। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यही है। तो इसका मतलब फोर्थ जनरेशन का आंसर क्या होगा? VLSI होगा। रोबोट्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या ULSI की बात करें, तो आंसर क्या होगा? फिफ्थ जनरेशन होगा। नेक्स्ट। फ्लॉप्स इज यूज टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? फ्लॉप्स किसकी यूनिट है? सुपर कंप्यूटर को मेजर करने की यूनिट है, दैट इज फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, तो आप कहेंगे RPM में।
रेवोल्यूशंस पर मिनट में। हम आपसे पूछें सीपीयू कंप्यूटर या प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, तो आप कहेंगे हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में, राइट। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करेंगे, तो आंसर है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, है ना, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, B2B, B2C, G2C, C2C, ये सब क्या है? B2B जैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, तो ये सब किसके पार्ट हैं? आपके ई कॉमर्स के पार्ट हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से खरीदना या बेचना, है ना, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा। द डैश सेंसर इन मोबाइल डिवाइसेस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन वेन एवर द डिवाइस इज रोटेटेड। मोबाइल फोन्स में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, है ना, आप लोग जानते होंगे। उन सेंसर में आपसे पूछा जा रहा है, उस सेंसर का नाम बताइए जो ट्रैक करता है ओरिएंटेशन वेन एवर द डिवाइस इज रोटेटेड। जब भी डिवाइस को रोटेट किया जाता है तो कौन सा सेंसर काम करता है? देखिए, डिवाइस की रोटेशन पर तो गायरोस्कोप भी काम करता है और एक्सीलरोमीटर भी काम करता है ना, ये दोनों ओरिएंटेशन को ट्रैक करते हैं। इसका मतलब यहां पर आंसर एक नजर में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, गायरो भी और एक्सीलरोमीटर भी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वाकई में डिवाइस रोटेट होने पर कौन काम करता है, जब 360 डिग्री आपको कोई वीडियो बनानी हो या 360 डिग्री कोई इमेज, तो उस केस में क्या काम आएगा? बिल्कुल सही, दैट इज गायरोस्कोप सेंसर। देखिए, एक मोबाइल फोन में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? गायरोस्कोप है। अब देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मोबाइल में कई तरीके के सेंसर होते हैं, जैसे कई बार आप लोग लॉक अनलॉक करने के लिए, है ना, सेंसर का यूज करते हैं, जो सेंसर लगा होता है वो भी एक सेंसर है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि गेम्स खेलते समय, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मूवमेंट को, जैसे पबजी के केस में जब मूवमेंट हम कंट्रोल करते हैं किसी भी पर्सन का या किसी भी जो भी वहां पर प्लेयर खेल रहा है, तो उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। और वो जो हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं, मोबाइल को घुमाते हैं, है ना, तो वो घूम जाता है। तो ये पॉसिबल है गायरोस्कोप की मदद से। तो गायरोस्कोप का यूज करते हैं 360 डिग्री वीडियोस, इमेजेस या गेम्स पर्पज से। जबकि जो एक्सीलरोमीटर है, इसका काम थोड़ा सा अलग है। एक्सीलरोमीटर का काम वहां पर होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब सपोज करिए कि कोई कॉल आया, हाँ, कोई फोन में कोई कॉल आया, तो क्या होता है, आप देखते हैं जिस समय कॉल आता है उस समय डिस्प्ले ऑन हो जाता है, और जैसे ही आप उसको अटेंड करते हैं, उस कॉल को अटेंड करते हैं और अपने कानों के पास लेकर जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसका डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है, ये एक्सीलरोमीटर है। एज वेल एज आपने ये भी देखा होगा कई बार, जैसे कोई कॉल आया आपके पास और आपने मोबाइल को पलट दिया, तो वो जो कॉल है वो साइलेंट हो जाती है। वो कॉल थी किस में कन्वर्ट हो गई? रिंग से साइलेंट में कन्वर्ट हो गई। तो इसके अंदर भी एक सेंसर लगा हुआ है जो कह रहा है कि फोन पलटने पर जो कॉल है वो साइलेंट हो जाएगी। ये भी एक्सीलरोमीटर है। तो यानी समझ में आ गया आप लोग को कि गायरोस्कोप और एक्सीलरोमीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो गायरोस्कोप कहां पर यूज होता है? गेमिंग के केस में, 360 डिग्री के केस में, जबकि एक्सीलरोमीटर एक एक्सिस पर काम करता है और ये आपके सेंसर पर काम करता है वहां पर, जब फोन कॉल की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, है ना, यहां पर काम करता है। तो ये है आपका डिफरेंस गायरोस्कोप है। आजकल सबसे ज्यादा जो एडवांस सेंसर है वो गायरोस्कोप है, जो हर एक स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। एक्सीलरोमीटर भी होता है। तो यहां पर हमने देखिए समझा भी दिया है आपको दोनों में क्या डिफरेंस है। गायरोस्कोप इज अ 360 डिग्री फोटो एंड वीडियो एंड गेमिंग सेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहां पर क्या होता है, सेंस एक्सिस रोटेशन करता है। गेमिंग के केस में ना मूव करते हैं तो यहां पर मूव हो जाता है प्लेयर। पबजी के केस, सब्जी के केस में, है ना, यहां याद रखिएगा पबजी सब्जी। एक्सीलरोमीटर क्या होता है? ऑटो रोटेट मोड, है ना, ये भी कई बार हम लोग ऑन रखते हैं, तो जैसे ही फोन को हम हल्का सा टिल्ट करते हैं तो जो उसमें वीडियो चल रही होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये एक्सीलरोमीटर है, ऑटो रोटेट मोड।
फोन साइलेंट वन टर्निंग फोन अपोजिट, है ना, यही बात को हमने लिख दिया है कि जब फोन साइलेंट हो जाता है जैसे ही हम उसको अपोजिट कर देते हैं। तो सेंसिस एंगुलर ओरिएंटेशन, देखो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। गायरोस्कोप में सेंसिस एक्सिस ओरिएंटेशन है, जबकि एक्सेलेरोमीटर के केस में सेंसिस एंगुलर ओरिएंटेशन है। दैट इज द मेन डिफरेंस। ओरिएंटेशन देखो दोनों में ही है। ठीक, कुछ समझ में आया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू टू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सर्विस का नाम बताना है, जहां पर आप बैकअप मेंटेन कर सकते हैं, फाइल्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। क्या कहते हैं, S3, ड्रॉप बॉक्स, हाई ड्राइव या वन ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत फेमस क्लाउड स्टोरेज है, दैट इज कॉल्ड वन ड्राइव। यही तो है। ड्रॉप बॉक्स अपनी कंपनी है, ड्रॉप बॉक्स उसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का टाइम चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, उसको इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस हो गई हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। स्मार्टफोन्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, आईओटी है। आने वाले समय में हर एक चीज, आपका रेफ्रिजरेटर हो, है ना, वो भी आपके इंटरनेट के साथ में कनेक्ट होगा। टेलीविजन भी आप जानते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है, स्मार्ट टीवी बन गया है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसी के लिए तो फेसबुक ने टर्म लॉन्च किया है, मेटावर्स। मेटावर्स मतलब बियॉन्ड द यूनिवर्स, है ना, ये और भी ज्यादा एडवांस टर्म है। मेटावर्स मतलब बियॉन्ड द यूनिवर्स। तो फेसबुक ने अपना जो पेरेंट कंपनी है वो क्या बना दी है, मेटा, जहां पर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम होगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और देखिएगा कि आईओटी के जो फाउंडर हैं, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो फाउंडर हैं वो कौन है, मिस्टर केविन स्टोन है ना, ये याद रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिस्टर केविन स्टोन। नेक्स्ट, डैश इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन दैट प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो अमेजॉन के थ्रू ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत ही फेमस है ना, आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के केस में, वेबसाइट एज अ सर्वर के केस में। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड AWS, Amazon वेब सर्विसेज। तो ये है अमेजॉन का क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है, रजिस्टर है। रजिस्टर कहां पर होती है, सीपीयू के अंदर होती है, जो डेटा को होल्ड करती है। और सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर कोई है मेमोरी, वो कौन सी है, रजिस्टर ही है। जितनी टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं वो सब आपकी कॉस्टली होती हैं। तो कह रहा है ये किस तरीके का रजिस्टर है, जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है। जैसे 1+2=3, ALU के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम किसका है, एक्यूमुलेटर का है। तो 1+2=3, ये जो 3 है ये कौन स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर करेगा। तो आंसर क्या है, एक्यूमुलेटर है ना, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन, कह रहा है किस CPU एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, कहां पर वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन लेगा, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन पर काम खुद ब खुद करेगा। तो रजिस्टर का देखो यही फंक्शन होता है CPU एड्रेसिंग में, कि CPU आजकल सारा काम देखो खुद संभालता है, तो इमीडिएट बेसिस पे सारा काम होता है। तो आंसर क्या होगा, इन इमीडिएट CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। सो द करेक्ट आंसर इज इमीडिएट CPU एड्रेसिंग मोड। देखो CPU एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर में जिसको आइडल नहीं रखा जा सकता, लेकिन CPU को वो काम भी नहीं दिया जा सकता जिसके लिए वो नहीं बना। जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस, अब इनपुट आउटपुट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए DMA का कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि सीपीयू ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, और सारी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सब सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए ही की जा रही है। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग आपने पढ़ा होगा, फिफो, राउंड रॉबिन टेक्निक, टाइम शेयरिंग अप्रोच, है ना, कैसे प्रिम्प्ट किया जा रहा है प्रोसेस को, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। तो ये सारे जितनी भी मेहनत की जा रही है वो सीपीयू के साथ ही की जा रही है, ताकि सीपीयू आइडल ना रहे, प्रोसेस को मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग के फॉर्म में किया जाए, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल आपको बताना है, बताइए। रोम क्या सेकेंडरी स्टोरेज है? बिल्कुल नहीं, प्राइमरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। पेन ड्राइव ये सेकेंडरी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ये सब आपकी किस में आएंगी? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आएंगी, या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी आप इनको कह सकते हैं। रैम क्या है? प्राइमरी है। कैशे मेमोरी क्या है? प्राइमरी है। रजिस्टर क्या है? प्राइमरी है। जबकि पेन ड्राइव आपकी क्या है? सेकेंडरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। क्या ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसकी स्पीड सबसे तेज होती है लेकिन लेटेंसी उसकी सबसे कम होती है? तो हाई स्पीड वाली तो एक ही है, रजिस्टर। तो आंसर क्या होगा? सीपीयू रजिस्टर इज द करेक्ट वन। और रजिस्टर के बाद में जिसकी स्पीड सबसे तेज है वो कैशे है। कैशे के बाद सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? रैम, है ना, ये हायरार्की होती है। नेक्स्ट, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन तो बनना ही है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैश मेमोरी जो है वो एलओआर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब देखो एलओआर होता क्या है, समझो इसको अच्छे से। कैश मेमोरी का काम होता है उन डेटा को लेकर आना जिसे बार बार यूज किया जा रहा है ना, उसे कैश मेमोरी अपने पास रख लेती है। मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा वो कैश मेमोरी अपने पास रख लेती है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है कि कैश मेमोरी बार बार उस डेटा को यूज करेगी जो उसके पास में है ना, यही तो होगा। यानी यूजर को जो डेटा बार बार चाहिए वही डेटा कैश मेमोरी में आ जाता है, और उसी को यूज करना क्या कहलाता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लिखा भी हमने यहां पर, प्रोग्राम उन डेटा तथा इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग दोबारा करता है जिनको उसने थोड़ी देर पहले यूज किया है। यानी जो यूजर है, आप इस तरीके से मानिए, यूजर एक फाइल को बार बार ओपन करता है और वो फाइल जिसको वो बार बार ओपन करता है ना, वही तो कैश मेमोरी में चली जाती है ताकि उसका एक्सेस टाइम बढ़ पाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यानी प्रोग्राम उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग दोबारा करता है जिनको उसने थोड़ी देर पहले किया होता है, दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, या इसे रेफरेंशियल लोकेलिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड। कह रहा है कैश मेमोरी में दो पॉलिसीज होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है राइट बैक और दूसरी है राइट थ्रू। बहुत ही प्यारी ये कॉन्सेप्ट है कैश मेमोरी में, जरा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। राइट बैक और राइट थ्रू क्या मतलब होता है? राइट थ्रू का मतलब होता है डेटा अपडेटेड इन बोथ कैश एंड मेमोरी एट द सेम टाइम। कह रहा है कैश मेमोरी में और रैम में, मेमोरी का मतलब क्या है? रैम, दोनों में डेटा सेव हो, दिस इज कॉल्ड राइट थ्रू। ऐसा क्यों होता है? देखो कैश मेमोरी क्या होती है? एक तरीके से टेम्परेरी है रैम भी टेम्परेरी। लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि दो जगह पर डेटा को सेव कर देते हैं। कब? जब बहुत ज्यादा टास्क नहीं चल रहे होते हैं, तब कंप्यूटर क्या करता है, क्योंकि कभी कभी कैश मेमोरी डेटा को फेल कर देता है, यानी कैश मेमोरी से डेटा जो है वो ऑटोमेटिक कभी कभी गायब हो जाता है ना, ये थोड़ा सा डीमेरिट भी होता है कैश मेमोरी का। लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी वहां पर राइट थ्रू कॉन्सेप्ट का यूज होता है, जिसमें डेटा को रैम के साथ साथ कैश मेमोरी दोनों जगह पर रखा जाता है। अब अगर कहीं से भी डेटा लॉस हुआ, है ना, सपोज करो सिस्टम बंद हो गया ऑटोमेटिक, तो या तो डेटा आपके रैम में रहेगा, है ना, कैश में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, रैम में डेटा आपका कुछ समय के लिए रिकवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैश मेमोरी टेक्निक, दैट इज कॉल्ड राइट थ्रू। तो इसका मतलब कि राइट थ्रू क्या है? जहां पर रैम और कैश दोनों जगह पर डेटा को साइमल्टेनियस स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट थ्रू।
जबकि राइट बैक क्या है, यहां पर सेम डेटा नहीं रहता कैश और रैम में। जब कैश में से डेटा डिलीट हो जाता है तब वो जाकर कहां पर स्टोर होता है, मेमोरी में यानी रैम में। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं राइट बैक। देखिएगा, ओनली कैश हैविंग डेटा, ओनली कैश यानी डेटा किसके पास में है, कैश के पास। व्हेन डेटा रिमूव फ्रॉम द कैश, जब डेटा कैश मेमोरी से रिमूव कर देते हैं, देन फर्स्ट कॉपी इट इनटू द मेन मेमोरी, तब उसे हम मेन मेमोरी यानी रैम में कॉपी कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं राइट बैक। यानी राइट थ्रो में डेटा रैम के पास भी है और कैशे के पास भी है, लेकिन राइट बैक में पहले डेटा आपका कैश मेमोरी में है, रैम में नहीं है। लेकिन जब कैश मेमोरी से डेटा डिलीट हुआ तब वो कहां पहुंच गया, मेन मेमोरी यानी रैम में। दिस इज कॉल्ड राइट बैक। समझ में आया? ये दोनों ही पॉलिसीज किसकी हैं, कैश मेमोरी की है। नेक्स्ट, द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम, PROM, EPROM ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, वेरी इजी वन, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो रोम में, PROM में, EPROM में स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड फर्मवेयर। क्योंकि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, फर्मवेयर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस आज के सेशन के समझ में आए होंगे। इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, राइट? सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में वादा जरूर करिएगा कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेकर रहेंगे, है ना। यही एनर्जी के साथ में हमें पढ़ते रहना है, मेहनत करते जाना है और सिलेक्शन लेते जाना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।